बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स का नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स, या आप इसको कह सकते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, या आप सिंपली इसको कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसका मतलब भी यही होगा कि हम बात कर रहे हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स की। तो जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहूँगा तो आपने समझ जाना है कि मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स की। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट आई है वो अपने सीनियर्स की तरफ से आई है कि हमारी एएमपी के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो हमें इसमें गाइड करें। तो मैं ज़्यादातर कोर्स जो फॉलो करूँगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की आउटलाइन को फॉलो करूँगा, और मैं जिस बुक से आपको टॉपिक्स में आपकी हेल्प करूँगा वो बुक होगी राजकुमार की बुक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी असल में दो वर्ड से मिलकर बना है, स्पेक्ट्रम प्लस स्कोप। स्कोप किसे कहते हैं? ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी ऐसी डिवाइस जिसे हम अपनी किसी भी मुशाहिदे के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्कोप। और स्पेक्ट्रम कहते हैं इमेज और ग्राफ ऑफ लाइट। अब आपको ग्राफ, कैसा ग्राफ? ऐसा ग्राफ जो कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान बने। मैं जैसे जैसे टॉपिक को आगे लेकर चलूँगा आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ की समझ आएगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी असल में है क्या। तो आपने एक बात याद रख लेनी है कि जो इमेज है वो होगी हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, यानी ऐसी इमेज होगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये जो वर्ड स्पेक्ट्रम है, इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था आइज़ैक न्यूटन ने। आइज़ैक न्यूटन ने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक लाइट हो, फ़र्ज़ करें ये एक इंसिडेंट लाइट है और इसको हम गुजार रहे हैं किसी प्रिज्म से, जब ये प्रिज्म से निकलेगी तो ये 7 कलर्स की लाइट देगी हमें। तो ये सबसे पहले एक समझ लें एक्सपेरिमेंट ही था आइज़ैक न्यूटन का कि व्हेन अ वाइट लाइट इज़ पासिस थ्रू अ प्रिज्म देन इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। तो असल में हम इस बुक में जो स्टडी करेंगे, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे कि पहले साइंसदान ये समझते थे कि प्रिज्म से गुजर के लाइट जो हमें मिल रही है ये लाइट है कॉन्टीन्यूस लाइट। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज कलर्स। साइंसदान ये समझते थे कि जितने भी कलर्स हैं ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आस्ता आस्ता जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उनको पता चला कि ये लाइन स्पेक्ट्रम भी शो करती है। तो हम इसमें लाइट की मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैटर है, इस मैटर के ऊपर, ये मैटर कोई भी हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, कोई मैटर है, उसके ऊपर ये लाइट पड़ रही है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये इस लाइट को अब्ज़ॉर्ब करेगा ये मैटर। जब ये अब्ज़ॉर्ब करेगा तो कुछ लाइट इससे एमिट भी होगी, ट्रांसमिट होगी। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को जिसके ऊपर लाइट पड़े वो कुछ लाइट अब्ज़ॉर्ब करे और बाकी को एमिट कर दे, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरा हम देखते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखें हमारे पास मैटर है, अब इस मैटर को हमने एनर्जी दी है। एनर्जी किस फॉर्म में दी है? समझ लें हीट दी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दी है, या हमने इसे इलेक्ट्रिक करंट दी है। हमने अपने पास इस मैटर को एनर्जी दी है। जब हमने इस मैटर को एनर्जी दी तो इस मैटर से रेडिएशन एमिट हुई। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आपने ये दो कंसेप्ट याद रखने हैं। जब लाइट आई, इसने अब्ज़ॉर्ब की, कुछ एमिट की, उसको कहेंगे अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी तरह जब हमने एनर्जी दी, उससे कुछ रेडिएशन इमिट हुई, तो इसको हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अब पेपर में अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
असल में हम करेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे। हम देखेंगे कि लाइट जब इंटरेक्ट करती है किसी भी एटम के साथ तो उससे कौन सा स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। हम इस बुक में ज़्यादातर यही बातें करेंगे कि जब कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है या मैटर है वो इंटरेक्ट करेगा किसी भी लाइट के साथ तो उसके नतीजे में किस किस्म का स्पेक्ट्रम जो है वो वजूद में आएगा। मॉलिक्यूल और मैटर यूजिंग देयर एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम, तो इसे कहते हैं जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक को कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास होगा लाइन स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर में हमारे पास होगा बैंड स्पेक्ट्रम। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने चीज़ें पहले सीखी हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है क्या। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हम क्या लिख के आएंगे। When white light passed to a transparent solution or vapor, then spectrum of transmitted light is called absorption spectrum. It consists of black lines या bands over colorful और bright background। इसमें ये होता है कि आपके पास ये तमाम जो बैकग्राउंड है ये वाइट होगा और इसमें आपके पास कुछ लाइंस होंगी डार्क या ब्लैक। तो इनको आप लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 मैं इंशाल्लाह आपको ना इसकी जो पिक्चर है वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो एक्चुअली दिखता किस तरह का है। तो वो उसकी जो असल पिक्चर है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो जैसे ही इसकी मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूँ तो मैं इधर शो करता हूँ तो वो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। When matter is excited by heat or electromagnetic field, then matter emit light. The spectrum of emitted light is called emission spectrum. It consists white colored line band over black background. इसका सारे का सारा बैकग्राउंड जो है ये ब्लैक होगा और इसमें ये कुछ जो है वाइट कलर की लाइंस होंगी जिनको मैंने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 का नाम दिया है। तो मैं जब आपको इनकी पिक्चर इधर शो करूंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। डेफिनेशन सिंपल है, अगर पेपर में आपको अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आए या एमिशन आए तो आपने इन दोनों की ये डेफिनेशन लिख देनी है। अब जो हमारा असल टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे जो पहले साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की वो था आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने कहा था जी अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे यानी लाइट या कोई भी आई तो अगर वो किसी प्रिज्म से गुजरे तो वो 7 कलर्स देती है जो कि है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमें इस बात का पता है। इसके कुछ अर्सा बाद हमें पता चला ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। वो भी क्या था, हम ग्राफ बनाते थे वेवलेंथ के और इंटेंसिटी के दरमियान ग्राफ बनाते थे। हम डिफरेंट जो है वेवलेंथ यानी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ को डिस्कस करते थे, जिसमें आपने देखा था रेले जीन की वेवलेंथ और इस तरह की आपने चीज़ें देखी थी, बोल्ट्जमैन लॉ। तो वो चीज़ें अब देखें जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये वेवलेंथ डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी ये है कि ये तमाम की तमाम वेवलेंथ भी किसके लिए हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम शो कर रही हैं, इसमें डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है। अच्छा, आइजैक न्यूटन के बाद और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह के बाद जो सबसे पहले जिसने आइडिया दिया या जिसने डिस्कवर किया इस स्पेक्ट्रम को जो कि लाइन स्पेक्ट्रम है और जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के मुतल्लिक़ है, जिसने ये बताया कि ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, उसका नाम था बामर। आपने सुना होगा बामर सीरीज़। तो इससे हमें ये भी पता चला कि हर जो मैटर है उसकी एक ख़ास किस्म की एमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। हम पहले ये समझते थे कि हर मैटर की जो स्पेक्ट्रम है वो तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है, उसमें कोई लाइंस नहीं बन रही, सबकी जो वेवलेंथ है वो सेम है। लेकिन जब बार्मर ने स्टडी किया था इसके हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो उसने हमें ये बताया था कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो क्या है, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। उसने जब इसको डीपली स्टडी किया तो उसने देखा कि उसने नाम दे लिया, जब उसको मुख्तलिफ़ किस्म की वेवलेंथ्स मिली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, उसने इसको नाम दिया H अल्फ़ा,
एच बीटा, एच गैमा, एच डेल्टा और एच इन्फिनिटी, उसने जो कि मेजर की वो थी 6563 आंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ है एच अल्फ़ा की, ये एच बीटा की वेवलेंथ है, ये एच गैमा की वेवलेंथ है, ये एच डेल्टा की वेवलेंथ है, ये एच इन्फिनिटी की वेवलेंथ है। अब आप देखें कि इसकी वेवलेंथ ग्रेटर है, इसकी इससे शॉर्टर है, इसकी इससे शॉर्टर है, इसकी इससे शॉर्टर है। यानी जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मैंने आपको इस चीज़ को ग्राफ में भी शो करने की कोशिश की है। अब देखें कि लैम्बडा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमारी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। एच अल्फ़ा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह एच बीटा, अब इनका जो आपस में ये डिस्टेंस है ये भी कम होता जाएगा। एच बीटा की इंटेंसिटी कम और वेवलेंथ भी कम। इस तरह एच गैमा, डेल्टा और एच इन्फिनिटी की इंटेंसिटी भी सबसे कम और वेवलेंथ भी सबसे कम होगी। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज या करैक्टरिस्टिक्स देखें हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की, कि मैंने आपको बताया जैसा कि इंटेंसिटी एंड द सेपरेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है तो उनका सेपरेशन भी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी का कम हो रहा है। अच्छा, बॉमर ने एक फार्मूला दिया था जिसकी मदद से हम हर एक उस एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गैमा वगैरह की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। उसने ये फार्मूला दिया था। अब आप इस फार्मूला में अगर n की जगह पर 3 पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू, तो आपके पास एच अल्फ़ा वाली वेवलेंथ आएगी। अगर आप यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो आपके पास एच बीटा वाली वेवलेंथ आएगी। अगर आप यहाँ 5 पुट करते हैं तो आपके पास एच गैमा वाली वेवलेंथ आएगी एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला दिया था हमें बॉमर ने। अब आपने एक और बात याद रख लेनी है कि जो बॉमर सीरीज़ थी ये हमारे पास थी विजिबल रीजन के अंदर, ये हमें नज़र आता था स्पेक्ट्रम। तो ये वाहिद सीरीज़ है जो कि विजिबल रीजन के अंदर होगी। इसके अलावा बहुत सी सीरीज़ बाद में आई थी, पी फॉन्ट सीरीज़ और ब्रैकेट सीरीज़ वगैरह, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। वो सारी की सारी सीरीज़ जो है वो विजिबल रीजन के अंदर नहीं थी। यहाँ तक जी बात होगी हमारी बॉमर सीरीज़ की। अब हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा रेडबर्ग कांस्टेंट का। तो बॉमर के बाद इसके बाद एक और साइंसदान आया जिसका नाम था J.R. रेडबर्ग। उसने भी हाइड्रोजन एटम के ऊपर अपना एक फार्मूला दे दिया। उसने क्या फार्मूला दिया, न्यू यानी वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। 1/λ और न्यू एक ही चीज़ है, इक्वल टू आर यानी रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, वेयर NF इक्वल टू 2 और NI इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर NF की जगह पर 2 पुट कर सकते हैं और NI की जगह पर 3 पुट कर सकते हैं। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी 1.0967 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी। अब इस रेडबर्ग के बाद हमारे पास बहुत सी सीरीज़ आई, लेमन सीरीज़ आई, बॉमर सीरीज़ आई, ब्रैकेट सीरीज़ आई, पी फॉन्ट सीरीज़ आई। तो इन सीरीज़ को हम देखते हैं कि ये सीरीज़ कैसे बनी। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में इनको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ना ब्रीफली आपका माइंडसेट ये बना लूँ कि आपको पता हो कि ये सीरीज़ एक्चुअल में हैं क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेडबर्ग का फार्मूला, अब इस फार्मूला में इसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क होगा तो और ये सीरीज़ बन जाएगी लेमन सीरीज़। 1/λ इक्वल टू आर यानी रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, और ni आप कहाँ से कहाँ 2, 3, 4, 5 जितना मर्जी आगे ले सकते हैं। ऐसी सीरीज इसमें यहाँ पर NF की जगह पर 1 हो और ni आप ले सकें 2 से, तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं लेमन सीरीज़। और ये हमारी सीरीज़ होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। बॉमर सीरीज़ में आपको बता चुका 1/λ इक्वल टू आर 1/, यहाँ 2 का, यह 1n यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। तो ni आप कहाँ से कहाँ ले सकते हैं 3, 4, 5 एंड 6। तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं बॉमर सीरीज़। और मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सीरीज़ फॉल करती है विजिबल रीजन के अंदर। इसके बाद आई जी पॉस्चन सीरीज़। पॉस्चन सीरीज़ में क्या है फ़र्क है, इधर 3 का स्क्वायर है, एफ की जगह पर ni का स्क्वायर है। तो ni आप कहाँ से कहाँ ले सकते हैं 4, 5, 6 एंड सो एन। तो ये सीरीज़ फॉल करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। सॉरी, ये आपकी जो सीरीज़ है ये फॉल करती है
इंफ्रारेड रीजन के अंदर। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज़, ये तीनों सीरीज़ जो है इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करेंगी और इसमें यहाँ पर 4 का स्केयर आएगा, NF की जगह पर NI स्केयर। NI आप ले सकते हैं 5, 6, 7। तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज़। पी फंड सीरीज़ में देखें कि 1/5 का स्केयर, देखें फ़र्क सिर्फ यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो आपने ये बात सिर्फ याद रखनी है, 5 का स्केयर माइनस 1/NI का स्केयर। तो NI आप ले सकते हैं 6, 7 और 8। तो ये था जी आज हमारा AMP का लेक्चर नंबर 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मज़ीद जो चीज़ें हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में आपको किसी बात की अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी हर सवाल का, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर सवाल का जवाब दूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।